मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम एमए थर्ड सेमेस्टर के राजनीतिक समाजशास्त्र पॉलिटिकल सोशोलॉजी पेपर पे जो है उसके इंट्रोडक्शन एंड स्कोप पे डिस्कशन करेंगे। तो हम आज देखते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र का एक विषय था और वो राजनीति के एक पेपर के रूप में कैसे जुड़ा और इसके विषय क्षेत्र को किन किन आधारों पर मान्यता मिली। क्योंकि कोई भी विषय वस्तु को जब नए स्वरूप में डेवलप होना होता है तो उसके लिए उसके विषय क्षेत्र, उसका स्कोप, उसके नेचर या उसके प्रकृति के संबंध में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल वर्क काम होता है। क्योंकि वो एक ऐसी ट्रांजिशनल पीरियड में होता है, ऐसे संक्रमण कालीन में होता है कि हर किसी को एक दूसरे से जोड़ करके देखा जाता है और वो जब तक कोई विषय अपने विषय वस्तु के अंतर्गत पूर्ण स्वायत्ता अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता है या अपने विषय वस्तु को पूर्ण स्वायत्ता के रूप में नहीं ले पाता है, तब तक उसको एक स्वायत्त विषय या एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। और धीरे धीरे ये सोसाइटी की एक तरह से आवश्यकता होती है, एक तरह से सोसाइटी की जो है जरूरत होती है कि किन विषय के अंतर्गत मनुष्य के व्यवहारों को, किस विषय के अंतर्गत किन चीजों को रखा जाएगा। तो आज हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, राजनीतिक समाजशास्त्र की बात करते हैं। तो राजनीतिक समाजशास्त्र यदि बात करें तो ये प्रारंभ में समाज वैज्ञानिकों की बात, क्योंकि जो राजनीति है व्यक्ति चेतना की सर्वाधिक तर्कसंगत एवं संगठित अभिव्यक्ति है कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ऑलरेडी क्या करती, एक्टिव करती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बनी रहती है राजनीति के प्रति। और राजनीति एक ऐसा विषय वस्तु है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हितों को डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप में इफेक्ट डालती है, उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है, चाहे किसी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे, चाहे किसी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे। अन्य विषय जो है तो उनका प्रभाव किसी समाज पर नगण्य हो सकता है, लेकिन राजनीति शासन व्यवस्था से संचालित और प्रत्येक मनुष्य के जीवन से संबंधित है। तो ये स्वाभाविक है कि राजनीति से समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो जो हम बात करते हैं कि राजनीति व्यक्ति चेतना की सर्वाधिक तर्क संगत एवं संगठित अभिव्यक्ति है, इस आधार पर हम बात करें तो समाज वैज्ञानिकों के लिए प्रारंभ से ही ये समस्यापूर्ण क्षेत्र एवं मार्मिक चर्चा का विषय रही है। क्योंकि हम जैसे अभी डिस्कशन किया कि जब कोई विषय वस्तु एक नए स्वरूप में जन्म लेता है तो वहां पर उसके विषय वस्तु को निर्धारण करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो इस अवस्था में समाजशास्त्र के विकास के युग में ही जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे तो प्रारंभ में जब अध्ययन करते थे राजनीति का, समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत जब राजनीति का अध्ययन करते थे, और वो समाजशास्त्री ही वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक व्यवहार एवं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट या राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में रुचि लेते थे। उन प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का जो अध्ययन का विषय था कि राजनीतिक शक्ति क्या है, राजनीतिक शक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है, राजनीतिक व्यवहार कैसे किए जाते हैं। क्योंकि एक ही समय में जैसे ही कंडीशन चेंज होती है तुरंत जो है लोगों के व्यवहार में, उसके वक्तव्य में परिवर्तन या चेंजिंग देखने को मिलती है। आप किसी के प्रचार करने जाइए
तो एक ही व्यक्ति से जब अदर अदर पार्टीज के लोग मिलते हैं तो संभवतः वो व्यक्ति किसी को ये नहीं कह पाता है कि ये जो है हम आपको वोट नहीं करेंगे। वो सबकी सुनने के बाद सबको संतुष्ट करने का प्रयास करता है और अंत में अपना विवेक का प्रयोग करते हुए अंतिम निर्णय तक पहुंचता है। तो अर्थात राजनीतिक व्यवहार, लोग भी, लीडर्स भी जो हैं, ये भी अपने लोगों को, ये किसी भी कोई पार्टी जो है, कोई सामान्य व्यक्ति जाए, वो सामान्यतः भले किसी व्यक्ति से जो है या किसी पार्टी से इंटरनल उसका जुड़ाव हो, लेकिन जब किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिलते हैं तो वो भी किसी को उसी रूप में आश्वस्त करके ही भेजने का प्रयास करता है। तो इसमें से ये देखते हैं कि जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे, जिस प्रारंभिक समाज वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अध्ययन के विषय को राजनीतिक शक्ति को लिया जो है, या भी जो चर्चा करते तो राजनीतिक व्यवहार पे कर देते, पॉलिटिकल बिहेवियर पे कर देते हैं कि लोगों का राजनीतिक व्यवहार क्या है, और राजनीतिक संस्थाओं की पर डिस्कशन किया उन्होंने। इन्हीं 3 वर्ड उसमें विषय वस्तु को लेकर के चर्चा करते थे। तो राजनीतिक संस्थाओं में किस प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए, वह संस्थाएं किस प्रकार से काम करेंगी और लोगों का कल्याण या हित कैसे सुरक्षित होगा। तो ये तो प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का जो है अध्ययन इन सब विषय वस्तु पर लेते रहे। लेकिन कुछ टाइम के बाद यूरोपीय समाज वैज्ञानिक जैसे मैक्स वेबर है, मिचेल है, मोस्का और पैरेटो है, आदि समाजशास्त्री के जो है समाजशास्त्री वैज्ञानिक थे, इन्होंने समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र को इतना करीब लाके खड़ा कर दिया, इतना नजदीक रख दिया समग्र रूप से, कि अपने अध्ययन विषय में विशिष्ट सामाजिक अथवा राजनीतिक दृष्टिकोण तक ही सीमित ना रख करके उसको समग्र रूप प्रदान कर दिया। उदाहरण के तौर पर हम यदि बात करें जो है, तो डी टाकविले, मैक्स वेबर, पैरेटो और मोस्का, स्पेंसर आदि समाज वैज्ञानिक तथा राजनीति शास्त्र दोनों ही विषयों के माने जाते हैं। ये ऐसे समाजशास्त्री वैज्ञानिक हैं कि जिनको या जिनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत भी किया जाता है और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत भी किया जाता है। लेकिन हाँ, इनके संबंध में ये कह सकते हैं कि इनके विचारों में मुख्य रूप से प्राथमिकता राजनीति शास्त्र की अपेक्षा समाज शास्त्र की दी गई है। ये राजनीति शास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत राजनीति शास्त्र की चर्चा कम करते हैं, बल्कि उसे विषय वस्तु के अंतर्गत समाज शास्त्र की चर्चा ज्यादा करते हैं। समाज कैसे होगा, समाज का स्वरूप कैसे होगा, समाज के अंतर्गत कैसे कैसे एक्टिविटी होंगी, इन सभी अपने उस आधार को बनाया। और यहां तक कि उस समय जो चर्चा का विषय इतना पॉपुलर हो गया था, ये विषय पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र, कि अमेरिका के कुछ एल और जो है कोलंबिया विश्वविद्यालयों में जो है अलग से इसके जो है विभागों के नाम चेंज करके राजनीतिक एवं समाज विज्ञान विभाग कर दिए गए। और प्रारंभ में जो इनके अध्ययन के लिए जो प्रोफेसर अपॉइंटमेंट किए गए, वे मुख्यतः जो है राजनीति शास्त्र के बैकग्राउंड से ही आते रहे हैं, क्योंकि उनको ये जो है अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में देखें तो जो प्रोफेसर जो है राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, उन्हीं लोगों को ही जो है राजनीतिक समाज शास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत उनकी अपॉइंटमेंट दी गई। और उन्होंने जो है दूसरी ओर अगर हम बात करते तो अनेक विद्वान जो है जिन्होंने इस अवधि में राजनीति शास्त्र में अनेक आधारभूत संप्रत्ययों एवं विधियों का क्या किया, निर्माण किया। सब ये जो इन्होंने संप्रत्यय और विधियों का निर्माण किया,
ये मुख्य रूप से समाजशास्त्री थे जो है। और यदि इसके हम उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में राज्य एवं समाज पर वाद विवाद शुरू हुआ था। एक चर्चा का विषय 19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो चुका था तथा 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से यदि हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो है समाज विज्ञान में एक तरह से जो है विभिन्नीकरण एवं विशिष्टीकरण की जो है और उन दोनों में से जो है राजनीतिक शास्त्र में एक तरह से जो है व्यवहारात्मक आंदोलन छिड़ गया। जब व्यवहारात्मक आंदोलन छिड़ गया तो उसके आधार पर धीरे धीरे उस विषय वस्तु के अंतर्गत जो है संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहारिक के अनुभविक एवं वैज्ञानिक अध्ययनों पर बल दिया जाने लगा कि उन जो संस्थाओं की अपेक्षा जो पहले संस्थाओं पे अध्ययन करते थे, राजनीतिक संस्थाएं कैसी होंगी, राजनीतिक जो है शक्ति कैसे होगी, तो उसके अपेक्षा जो है व्यक्ति एवं समूहों के वास्तविक व्यवहार के आधार जो है अनुभविक एवं वैज्ञानिक अध्ययनों पर बल दिया गया। क्योंकि जो एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी किया गया और लोगों को पता लगाया गया, लोगों के व्यवहार में जो है अंतर देखा गया कि आखिरकार इनके व्यवहार में अंतर कैसे आ रहा है। और अंतः शास्त्रीय उपागमों के बढ़ते हुए महत्व के परिणाम स्वरूप पश्चिमी विद्वानों में समाजशास्त्र के समाजों उन्मुख अध्ययन की एक नवीन प्रवृत्ति जो है उत्पत्ति हुई। इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप जो एक तरह से नवीन प्रवृत्ति की शुरुआत हुई या उसका आगाज हुआ, तो इस आधार पर हम देखते हैं कि राजनीतिक तत्वों की समाजशास्त्री आधार पर खोज, उस पर चर्चा तथा जांच की जाने लगी जो है, उस पर डिस्कशन होने लगा, उसकी खोज की शुरुआत होने लगी कि इस राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किन किन विषय वस्तु को, किन किन संस्थाओं को रखा जाएगा। उन संस्थाओं का भाई कोई विषय जब डेवलप होता है तो उन संस्थाओं की उपयोगिता भी देखी जाती है कि इस राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत इस विषय वस्तु में जो हम रख रहे हैं इसकी क्या उपयोगिता है। ये खोजें ना तो पूर्ण रूप से समाजशास्त्री थी जो खोजें चल रही थी, तो ना ये इनको कह सकते हैं सेपरेट रूप से अलग तरह से कि ना तो ये समाजशास्त्री थी और ना ही राजनीति शास्त्र के रूप में। अतः ऐसे अध्ययन को एक नए विषय के रूप में यदि कह सकते हैं तो तभी ना कोई विषय वस्तु हम कहते हैं, ना तो ये राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अब है और ना ये समाज शास्त्र के अंतर्गत है। तो अब हमारे सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई, नए चैलेंजेस खड़े आ गए जो है कि अब इसको किस रूप में इसकी पहचान की जाए, इसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो जब दोनों विषय वस्तु खोज और जो है चर्चा और जांच कर ली गई, तो जब इन विषयों में दोनों विषयों के अंतर्गत नहीं मिले तो इसको नए नाम के अंतर्गत राजनीतिक समाजशास्त्र के नाम से जानने लगे। अब इसको ये बताया जाने लगा कि इस दोनों में से जब कोई विषय नहीं आएगा तो इस तीसरे विषय के रूप में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का नाम दिया जाने लगा, राजनीतिक समाजशास्त्र के नाम से जाने लगे। अब हम ये बात करते हैं कि राजनीतिक समाज के अंतर्गत हम सामाजिक जीवन के राजनीतिक एवं सामाजिक पहलुओं के बीच होने वाले अंतर क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। जो राजनीतिक समाजशास्त्र है, हम सामाजिक जीवन के राजनीतिक एवं सामाजिक पहलुओं के बीच जिनके अंतर्गत जो है इंटरेक्शंस होता है, अंतर क्रियाएं होती हैं, का क्या करते, एनालिसिस करते हैं। और हम उनके राजनीतिक जो है पॉलिटिकल वेरिएबल की जब हम बात करते हैं, उनके चरों की बात करते हैं, तो उनके राजनीतिक चरों के अंतर्गत हम शक्ति को रखते हैं, पावर को रखते हैं।
सत्ता अथवा अथॉरिटी को रखते हैं, सर्वोच्चता या सुप्रीम या सॉवरेनिटी को रखते हैं, सर्वोच्चता संप्रभुता, और उसके प्रतिनिधित्व को रखते हैं। तो हम राजनीतिक चरों के अंतर्गत हम जिन विषय वस्तु के अंतर्गत हम इसको रखते हैं, तो राजनीतिक चरों के अंतर्गत पॉलिटिकल वेरिएबल के अंतर्गत जो है शक्ति, सत्ता, सर्वोच्चता और संप्रभुता के साथ साथ हम प्रतिनिधित्व को रखते हैं। इसके साथ साथ हम सोशल वेरिएबल की हम बात करते हैं, सामाजिक चरों की बात करते हैं, तो हम जाति को रखते हैं, वर्ग को रखते हैं, सजीवता को रखते हैं और प्रजाति को रखते हैं। अब इसमें यह होता है कि सामान्य रूप से हम जब देखते हैं तो ये होता है कि शक्ति समाज को कैसे प्रभावित करती है। भाई राजनीतिक शक्ति है, तो अब ये हम देखते हैं दोनों का जो है अंतर क्रियाओं का, संबंधों का पता लगाते हैं, इनके कार्य और कारण का पता लगाते हैं। जब इनके अंतर संबंध और कार्य और कारण का पता लगाएंगे तभी इनके बारे में हमें जो है एक जो है विश्वस्त जो है जानकारी मिल पाएगी। तो होता है कि राजनीतिक चरों में, पॉलिटिकल वेरिएबल में जो है शक्ति अर्थात राजनीतिक शक्ति समाज को, जाति को, वर्ग को, प्रजाति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। उसकी जो सत्ता है राजनीतिक जो है, उसकी जो सर्वोच्चता और संप्रभुता है, और वो किस प्रकार से प्रतिनिधित्वों को अंजाम देते हैं। तो इन आधार पर कि भाई हम राजनीतिक शक्तियां किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। अब इसके साथ हम ये भी देखेंगे दूसरे पक्ष को लेकर के कि जो सोशल वेरिएबल हैं, सामाजिक जो है चर हैं, उनमें से जो जाति है, वर्ग है, सजीवता है और जो प्रजाति है, तो ये जो जातियां हैं वो राजनीतिक शक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, राजनीतिक सत्ता को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, राजनीतिक जो सर्वोच्चता या सुप्रीमेसी है या उसकी संप्रभुता, सॉवरेनिटी है, उसको किस प्रकार से प्रभावित करती, कैसे उसको चैलेंजेस देते हैं, चुनौती देते हैं। और पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व को। तो यदि हम इन सभी चीजों की बात करते हैं, तो यदि हम किसी प्रेजेंट टाइम के किसी मोमेंट या किसी उस पर को रिलेटेड करके यदि हम समझें, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अब ये देख सकते हैं जो है किसी मोमेंट से लेकर के यदि हम बात कर दें, उदाहरण दे करके फ्यूचर की, पास्ट की बातों को फ्यूचर से जो है पास्ट की बातों को प्रेजेंट से जोड़ करके कैसे समझेंगे और भविष्य के बारे में उसके कैसे उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो कहीं पर जो एक जो है समाज के जो डेवलपमेंट का जो एक जो है प्रक्रिया होती है, तो जब कोई सोसाइटी अपने डेवलपमेंट के इनिशियल कंडीशन से चलते जो है एक प्रारंभिक अवस्था से चलते प्रारंभिक अवस्था, उसको कई अगर जो है भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं, तो जब मिडिल एज या उसके डेवलपमेंट के पूर्व की स्थिति में आती है, तो वो क्या होती है, एक तरह से ट्रांजिशनल एज में होती है, संक्रमणकालीन अवस्था में होती है। अब उस संक्रमणकालीन अवस्था वह अवस्था होती है जो एक हमारा टारगेट पॉइंट होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य से पहले की अवस्था होती है। अब इसको हम थोड़ा सा एक दूसरे समाज वैज्ञानिक के रूप में हम उसको लेते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स के उसके जो है सोचने का उद्देश्य, उसका लक्ष्य साम्यवाद है, लेकिन साम्यवाद के अंतर्गत जो है श्रमिक वर्ग के अधिनायक तंत्र की बात करता है जो है, और वो जहां पर समाजवाद की बात करता है, तो उसके आधार पर वह जो है एक संक्रमणकालीन अवस्था है। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि वह समाज की परिवर्तन की एक जो है संक्रमणकालीन अवस्था है, जहां पर पूर्ण संसाधन और उसके जो है इंस्टीट्यूट्स जो है डेवलपमेंट नहीं कर पाए थे। तो जब इस जो है डेवलपमेंट कहीं नहीं कर पाए थे,
तो वो क्या होती, संक्रमणकालीन अवस्था हो। और जैसे वो सामाजिक व्यवस्था में सारी चीज जो है डेवलपमेंट कर लेंगे, लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, और जहाँ पर किसी का अंतर नहीं होगा, डॉक्टर और इंजीनियर में अंतर नहीं होगा, और उसकी बाद की जो अवस्था होगी, राज्य जो है लुप्त हो जाएगा, समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, तभी हमें साम्यवाद की प्राप्त हो जाएगी, कम्युनिज्म की प्राप्त हो जाएगी, वो पूर्ण विकसित अवस्था होगी। तो यदि हम बात करते हैं कि हमारे सरकार के द्वारा कोई भी यदि कानून लाए जाते हैं, तो जो हमारे सामाजिक विकास के डेवलपमेंट है, वो एक तरह से समाज जो है संक्रमणकालीन अवस्था में, लोगों के पास सही जानकारी नहीं मिल पाती है, लोगों की शिक्षा का स्तर कम है, लोगों की समझदारी का भी स्तर कम है, क्योंकि पढ़े लिखे जब एजुकेटेड लोग नहीं होंगे तो उन सभी में जो है ये कमी का जो है जरूर महसूस होगी। तो ऐसे में क्या होती, सरकार भी एक तानाशाही जो है तरीके से जो है अपने क्या करती, शक्ति का प्रयोग करती है, और उस शक्ति को कानून के माध्यम से लोगों पर कैसे थोपे जाते हैं, कैसे कानून बनाए जाते हैं, कैसे कानूनों को लागू करवाने के लिए उस शक्तियों का प्रयोग किए जाते हैं। अब फिर ये देखा जाता है कि समाज के द्वारा उस कानून को क्या एक्सेप्ट किया जाता है, क्या नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, या उसके विरोध के रूप में कोई मूवमेंट किए जाते हैं, उस कानून अथवा उस सत्ता को क्या किया जाता है, एक तरह से चुनौती दी जाती है। तो ये क्या होता है, एक तरह से संक्रमणकालीन अवस्था होता है। जो डेवलपमेंट और जो है अनडेवलपमेंट कंट्री की बात करते हैं, विकासशील अथवा जो है विकसित जो है देशों की बात करते हैं, तो वो जो संक्रमण की अवस्था को आप पढ़ेंगे, डिपेंडेंट थ्योरी में पढ़ेंगे, तो वो भी संक्रमणकालीन यही अवस्था की बात करते हैं कि सरकार अथवा राज्य और समाज के बीच में शक्तियां किस प्रकार से वो हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं। तो हमारे यहाँ की भी यही प्रॉब्लम है कि जो हमारे यहाँ की समाज है अभी पूर्ण विकसित नहीं हो पाए हैं। जब पूर्णतः विकसित नहीं हो पाएंगे तो अब ये देखना है कि राज्य और सरकार के बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक है। या तो राज्य उन लोगों की आवश्यकताओं को समझ नहीं पा रहा है कि लोग क्या चाहते हैं, या फिर समाज या सोसाइटी वो समझ नहीं पा रही है कि राज्य हमारे हित में कितना उन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। उनको जो समाज है वो उनको ये महसूस हो रहा है कि राज्य के द्वारा हमारे शक्तियों या उसके कार्य हितों में जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है, इससे ये कानून हमारे हित में नहीं है। तो इसमें क्या होता है, राज्य और सरकार के बीच समानतः संघर्ष छिड़ जाता है। ये स्वाभाविक है कि राज्य और सरकार को दोनों को जो है शक्तिशाली होना आवश्यक है, लेकिन अंतिम शक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो राज्य को ही वहां शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। क्योंकि यदि दोनों कुछ छोटी छोटी आधार पर जो है या कुछ ही तत्वों के आधार पर कुछ समाज के अगर नकारात्मक लोग जो है सरकार को बार बार चैलेंज देंगे या राज्य को बार बार चुनौती देंगे, तो इस तरह से क्या होगा, समाज में एक तरह से अराजकता फैलेगी। उस अराजकता को शांत करने के लिए राज्य को शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। और इसी आधार पर यदि समाज भी शक्तिशाली है और राज्य भी शक्तिशाली है, अब दोनों को जब यह एहसास होने लगता है कि हमारे द्वारा कोई भी कानून बनाया जाएगा तो समाज के द्वारा उसको चुनौती मिलना स्वाभाविक है। और समाज के द्वारा भी यह पता है कि राज्य भी हमारे शक्तियों पर जो है हमारे जो है जबरदस्ती या किसी तरह का कोई ऐसे कानून थोप नहीं सकती है। तो दोनों फिर क्या होगा कि दोनों अपने दायरे में रहते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और स्वतः फिर जो है संघर्ष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो संक्रमणकालीन अवस्था होती है, अब इसमें हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल वेरिएबल हैं, राजनीतिक चर हैं, शक्ति सत्ता सर्वोच्चता और संप्रभुता के साथ साथ जो प्रतिनिधित्व हैं वो सामाजिक जीवन के किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए सरकार है, कानून को ले आई, उसके पास शक्ति है, शक्ति और सत्ता का प्रयोग करते हुए जो है वो कोई जो है विधायिका से कानून लेकर के जो है अब उसको
विधायिता से कानून ले आई, उसके पास जो है एक संप्रभुता की बात करते हैं, उसके पास एक ऐसी शक्ति भी है जो अपने निर्णय को देश के अंदर और बाहरी रूप से लागू करने के लिए किसी प्रकार से निर्णय भी ले सकती है। तो इस आधार पर क्या होगा, समाज पर जो है अपने शक्ति का प्रयोग किस आधार पर करती है, अब उससे जो है किस जाति वर्ग और सजीता जो है उससे प्रभावित हो रही है। यदि हम कृषि कानून बिल की बात करते हैं तो सरकार या राज्य के द्वारा लाया गया कानून जो कृषि कानून है, यदि वर्ग की बात करते हैं और जाति की बात करते हैं तो ये कामगार वर्ग या जो है कृषक वर्ग पर ज़्यादा प्रभावी है, उसका हित वहाँ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो अर्थात राज्य किसी वर्ग को, किसी जाति को या किसी सजातीयता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब कृषि बिल से किसानों, एक किसान जो वर्ग है उससे संपूर्ण भारत के किसानों का हित प्रभावित हो रहा है। वर्ग जाति की बात करेंगे जो है तो कामगार वर्ग या जाति कह सकते हैं, जो कृषि से किसी कार्य से जुड़े हो, किसी जाति विशेष की बात नहीं है, जो कृषि कार्य में लोग वो कामगार जो हो गए। तो इस प्रकार से एक दूसरे को कैसे है। अब इसमें ये भी देखते हैं कि लोगों का जो राजनीतिक व्यवहार है, जातियों के आधार पर चुनाव में जो है लोगों को, पार्टियों को क्या करते हैं, वोट टिकट मिलती है। जाति के आधार पर लोग अपने कैंडिडेट डिसाइड करते हैं, धर्म के आधार पर अपने कैंडिडेट की डिसाइड करते हैं, वर्ग के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, संजाति के आधार पर उन लोगों को जो है संस्थाओं में नियुक्त देते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, किसी भी कमीशन से या किसी भी समितियों पर हैं जो है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो ये हम आपस में उसके चरों और अचरों की बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल और जो है सोशल वेरिएबल की बात करते हैं। इसको जो है विभिन्न विद्वानों में अपने अलग अलग मतों से इनको जो है परिभाषित किया है। जैसे युवाल ने ठीक ही कहा है कि वह शासन करता है, आज्ञा पालन करता है, अनुनय करता है तथा समझौता करता है, वायदा करता है तथा सौदेबाजी करता है, जबरदस्ती सहयोग लेता है तथा प्रतिनिधित्व करता है, लड़ता है तथा डरता है। जो ये राज्य है तो ये किस प्रकार से हर प्रकार की स्थितियों को, हर प्रकार के डिप्लोमेटिक पॉलिसी को जो है समय और परिस्थितियों के आधार पर उसको मान्यता देता है जो है। क्योंकि आज भी सरकार कहती है आप जो है टेबल पे आइए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, यदि आपके हित प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, टेबल पे आइए जो है। तो यही है कि समझौता भी करते हैं, सब जो है सहयोग भी लेते हैं और ज़बरदस्ती उस पर अपने विचारों को लागू भी करते हैं। तो इस आधार उसमें सौदाबादी भी होती है, बार्गेनिंग भी चलती है, हर प्रकार से उसको एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और हम इसके और जो है बात करते हैं जो है तो राजनीति का समाजशास्त्र या बनाम राजनीतिक समाजशास्त्र की हम बात करते हैं तो वही जो हमने अभी बताया, इसी पर अभी हमने चर्चा किया कि राजनीतिक समाजशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र जो है द्विमुखी संबंधों को महत्व देता है। राजनीतिक समाजशास्त्र में केवल यही देखने का प्रयास नहीं किया जाता कि राजनीति जाति को कैसे प्रभावित करती है, जैसे अभी हमने क्या कि जो राजनीति है वो जातियों को कैसे प्रभावित करती है। चुनाव में जो है कैंडिडेट उतार करके उनके हितों को जो है कानून के माध्यम से संरक्षण दे करके, नौकरियों में प्रतिनिधित्व दे करके, समितियों के चेयरमैन या सदस्य बना करके किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। और अब ये भी देते हैं कि स्वयं जाति भी राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। किसी कैंडिडेट या किसी जाति वर्ग का ज़्यादा बाहुल्य है तो वहाँ के लोगों जो है राजनीति में अपने पसंदीदा जो है प्रतिनिधित्व को जो है जिताने में सफल होते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे को ये जो है प्रभावित करते हैं। तो आज हम जो है इसके विषय वस्तु के अंतर्गत इसके सामान्य परिचय की हम बात किया जो है तो यहीं तक हमने देखा। और हम इसको कहेंगे जो है कि उद्भव और विकास की जो हमने चर्चा किया तो विभिन्न विद्वानों का
अलग मन है जो है। तो लिप्सेट एवं रूसी मैन ने इसके उद्भव का जो समय माना 19वीं सेंचुरी का मध्य बताया। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में जो है इसके जो है राजनीतिक समाजशास्त्र की उत्पत्ति की बात इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन कुछ 19वीं शताब्दी के मध्य में रखी तो गई थी इनके विचारों को जो है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्य तौर से यदि बात करें जो है तो सामाजिक राजनीतिक समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग पहले बहुत कम पुस्तकों में मिलता रहा है। उसका उल्लेख कि राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है पाठ्यक्रमों में भी बहुत कम मिलता रहा है। लेकिन बाविस्कर के अनुसार यदि हम बात करें तो राजनीतिक समाजशास्त्र शब्द का सामान्य प्रचलन अगर बात करते हैं तो 1930 से 40 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में हुआ। इस विद्वान का मत है कि 1930 टू 1940 की जो है टाइम पीरियड था, उस टाइम में ही जो है उस जो है राजनीतिक समाजशास्त्र का जो है शब्द का सामान्य रूप से प्रचलन हो चुका था। जबकि मिचेल का मानना है कि इस सामान्य प्रचलन की यदि बात करते हैं तो 1945 के पश्चात ही शुरू हुआ। इस प्रकार राजनीतिक समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं है, अपितु उसके अनेक कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें देखते हैं कि समाज एवं राज्य में इसमें कौन कौन से इस विषय के अंतर्गत क्या भूमिका निभाई, ठीक है, इसका क्या वो जो है रोल था किन किन तत्वों को। तो इसके अंतर्गत हम कारकों की यदि बात करते हैं तो राज्य एवं समाज में अंतर जो है करके जब देखते हैं तो इसने भी इसके विषय की उत्पत्ति में जो है भूमिका निभाई। जैसे प्रारंभिक जो है राजनीतिक विचारक थे हाब्स ला रूसो। तो यदि हम बात करें रूसो और हाब्स की बात करें तो इन्होंने समाज और राज्य में कोई अंतर करके नहीं देखा। और राजनीति शास्त्र के दूसरे पॉइंट में देखेंगे कारक में राजनीतिक शास्त्र के परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष था। तीसरे पॉइंट में राजनीतिक समाजशास्त्र में समाजशास्त्र का अंतः प्रवेश था कि जो विषय वस्तु था दोनों एक दूसरे से बहुत नियर से जुड़े थे। सामाजिक विज्ञानों के विभिन्नीकरण एवं विशिष्टीकरण के आधार पर भी इनमें जो है इन अंतरों के कारण जो है इस राजनीतिक समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति। इसमें एक और जो है बिंदु के रूप में हम नोट करेंगे कि सरकार एवं सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन की बढ़ती हुई महत्ता। सरकार के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को जब अध्ययन करते हैं, उनका जो है स्टडी अथवा एनालिसिस करते हैं, तो इसके आधार पर यह निश्चित हुआ कि राजनीतिक समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अलग